गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत हम जो स्वानुभूति यानी सेल्फ परसेप्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले के वीडियोस आपको अपलोड कर दिए गए, जो स्वानुभूति है क्या, उसके अर्थ, उसकी विशेषताएं और स्वानुभूति के संदर्भ उसका नेचर क्या है, इस एक्सेट्रा। तो पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके पश्चात आप स्वानुभूति के विकास में शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका है इसको देखिएगा। अब शिक्षक और विद्यालय की भूमिका। शिक्षक और विद्यालय की भूमिका। अब शिक्षक और जो विद्यालय की भूमिका है सेल्फ परसेप्शन के विकास को लेकर के, उसमें हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इस स्वानुभूति यानी हमारी अंतर्दृष्टि का जो डेवलपमेंट है उसमें टीचर क्या रोल प्ले करता है, और टीचर क्योंकि एग्जिस्ट करता है स्कूल में, ठीक है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का हो जाता है, शिक्षक का भी और टीचर का भी, विद्यालय का भी। तो शिक्षक और विद्यालय की इसमें क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि आदर्श वातावरण। तो इस आदर्श वातावरण को निर्मित करने में विद्यालय और शिक्षक इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब भी बालकों का हमें उनके अंदर अंतर्निहित प्रतिभाओं की जानकारी शिक्षक को होती है कि बालक इस प्रकार का कार्य करके अपने अंदर के स्किल को, अपने अंदर के टैलेंट, प्रतिभा को विकसित कर सकता है, तो शिक्षक के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधि का आयोजन विद्यालय के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान किया जाता है, जिससे बालक को अपने मन स्थिति का ज्ञान होता है, और इस मन स्थिति का ज्ञान होने के साथ ही बालक अपने अंतर्निहित प्रतिभाओं को पहचानता है, उन गुणों और क्षमताओं के विकास के लिए फिर प्रयास करता है, और ये जो अवसर है वो शिक्षक और विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, पर्टिकुलर संसाधन दिए जाते हैं, ताकि बालक अपनी योग्यता और जो क्षमताएं हैं उनका विकास कर सके, और यही बालक की स्वानुभूति के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके अंतर्गत जो मॉरल व्यवहार भी है, क्योंकि आदर्श को एक तरह से हम जोड़ सकते हैं मॉरल से, नैतिकता से। तो नैतिकता के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षक खुद ऐसा आदर्श व्यवहार बालकों के सामने प्रस्तुत करे, जिससे प्रेरित होकर के जो स्टूडेंट है वह उसी आदर्श बिहेव का अनुकरण करे और उसमें मॉरलिटी का विकास हो, और ये मॉरलिटी का ही सेल्फ परसेप्शन से बहुत गहरा संबंध है। अब नेक्स्ट इसमें आता है वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं जैसे खेल करके सीखना है, क्रिया आधारित जो भी विधियां हैं, समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, साथ ही अभी लेटेस्ट जो ऐसी विधियां आ रही है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग भी होता है, जिससे बालक अपनी स्वयं की क्षमताओं को पहचान सकता है, तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, ऐसे जिसमें बालक अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपनी प्रोग्रेस कर सके। तो इन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा विद्यालय में किया जाना चाहिए। इसके द्वारा विद्यालय के अंतर्गत जो मैनेजमेंट है, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट मैनेजमेंट हो, तो इन दोनों के द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं, बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, अभियोग्यता से रिलेटेड होते हैं,
अभिरुचि से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होने चाहिए ताकि बालक के अंदर अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करने के लिए हम एज ए शिक्षक के रूप में उनका प्रयोग कर सके और बालक के अंदर कौन कौन से गुण और विद्यमान है उसका परिचय उससे करा सके, ताकि भावी जीवन में जब ऐसे अवसर आए तो वह उन गुणों और क्षमताओं का विकास कर सके। ये गुण और क्षमताएं फिर आगे जाकर के बालक की स्वानुभूति के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसमें आता है स्वतंत्र वातावरण का सृजन। स्वतंत्र वातावरण का सृजन। अब स्वतंत्र वातावरण, क्योंकि बालक जब भी रुचि से काम करेगा जब उसको विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाएगा, साथ ही ऐसी एक्टिविटीज हो जिसमें बालक को थोपा न जाए, बालक अपनी स्वेच्छा से उस चाहे वो शैक्षिक गतिविधि हो, चाहे वो पाठ्य सहभागी क्रियाएं या को करिकुलर एक्टिविटीज हो जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन या ऐसे अवसर बालक को प्रदान करने में उसके स्वतंत्र अनुभव होना चाहिए ताकि वह उन प्रतियोगिताओं में अवसर के माध्यम से भाग लेकर के वह उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने अंतर्निहित प्रतिभाओं को, गुणों को, क्षमताओं को, योग्यताओं का विकास कर सके। और ये स्वतंत्र वातावरण का सृजन शिक्षक और विद्यालय के द्वारा एक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें शिक्षक का मेन रोल ही होता है, क्योंकि शिक्षक ही वह मेन कड़ी है जो विद्यालय और बालक इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम या एक पुल का काम करता है। अगर शिक्षक इस प्रकार का आदर्श प्रेरणास्पद होगा और बालकों की रुचि अभियोग्यता के ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र वातावरण सृजित करेगा, क्योंकि आजकल शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की हो गई है, एक सुविधा प्रदान करने वाला। तो ये सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षक को बालकों के लिए स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है और इस स्वतंत्र वातावरण के निर्माण के आधार पर ही जो बालक है वह अपनी स्वानुभूति का विकास कर सकता है। नेक्स्ट है समानता का व्यवहार। समानता का व्यवहार। अब समानता के व्यवहार में भी शिक्षक का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर कई डिफरेंट जाति, समाज, धर्मों से रिलेटेड बच्चे अपनी स्टडी करने के लिए आते हैं, इसलिए विद्यालय को जॉन डेवी ने एक लघु समाज की उपमा दी है। तो इस क्लासरूम टीचिंग में शिक्षक का मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है कि सभी बालकों के साथ समानता का व्यवहार करें और समानता के व्यवहार के साथ ही बालकों में छुपी अंतर्निहित प्रतिभाओं की भी जानकारी रखे, ताकि वह उनको ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे बालक आगे जाकर के अपने अंदर जो अवगुण है, जैसे कुछ बालक झूठ बोलते हैं, कुछ चोरी करते हैं, कुछ में परिस्थितियों वश टाइम पे नहीं आते हैं, अनुशासनहीनता दिखाते हैं, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब शिक्षक प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं देता, बालकों के साथ कुछ जो विशेष प्रिय बालक होते हैं उन्हीं को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद जब ऐसा वातावरण, जब समानता का वातावरण शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाएगा तो बालक अपने अंतर्निहित स्वानुभूति का विकास कर सकेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है स्वानुभूति के विकास में। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है अनुशासन। इसको हम स्वानुशासन से कोड करते हैं, स्वानुशासन की स्थिति का विकास। अब स्वानुशासन की स्थिति
का विकास, यानी बालक अपने अंदर स्वयं अनुशासित रहे, उन्हें कहने की आवश्यकता न हो, ना तो टीचर के माध्यम से ना प्रिंसिपल के माध्यम से। अब इस स्वानुभूति या स्वानुशासन का विकास कैसे होगा कि स्वानुशासन में सबसे पहले शिक्षक खुद अनुशासित हो। जब तक वह बच्चों के सामने एक आइडियल रोल प्ले नहीं करेगा तब तक बालकों को नैतिकता के रूप में अनुशासन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। और जब शिक्षक को इस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली उसका अनुकरण करते हुए जो स्टूडेंट है वह भी अनुशासित होंगे, यानी सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे। और इस सेल्फ डिसिप्लिन से मॉरलिटी का विकास होगा। मॉरलिटी क्या है? फिर स्वानुभूति के भावना का विकास करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग। अब जिस प्रकार से शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षक को करना चाहिए उसी प्रकार से जो हमारे साइकोलॉजी टेस्ट है, जिसमें भी पूर्व में भी मैंने शिक्षण विधियों के साथ डिस्क्राइब किया है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत जो व्यक्तित्व परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, साथ ही अभिरुचि परीक्षण है। तो इस तरह के कुछ ऐसे टेस्ट शिक्षक डिजाइन करें, आदि जो भी टेस्ट है रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट। ऐसे टेस्ट हैं, ये शिक्षक खुद बालकों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उन्हें डिसाइड करें कि मुझे बालकों पर ये, ताकि उनकी पर्सनैलिटी का विकास, उनके फैक्टर जो उनको प्रभावित करते हैं उसका शिक्षक को ज्ञान हो सके, साथ ही बालक में कितना आईक्यू है उसका भी ज्ञान हो सके, और ईक्यू से रिलेटेड यानी जो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि भी से रिलेटेड टेस्टिंग होती है, ताकि बालक की इमोशनल संवेगात्मक स्थिरता को मापन किया जा सके। तो ये सब क्या है, ओवरऑल स्वानुभूति के विकास में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए शिक्षक को भी इनकी जानकारी होना चाहिए। तो शिक्षक को इनकी जानकारी के साथ साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी आना चाहिए कि विद्यालय में शिक्षकों स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से इन वो बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, संवेगात्मक बुद्धि है, इनको किस प्रकार से हम अप्लाई कर सके, और इसके आधार पर बालक का जो स्वयं का विकास है, उनकी अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, बालकों को उससे अवगत कराएं ताकि वह अपनी स्वानुभूति का विकास कर सके। तो ये सारी जो टेस्टिंग है ये विद्यालय के अंतर्गत उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बालक में स्वानुभूति का विकास हो सके। इसके पश्चात है अब बेसिकली अगर हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करते हैं तो जब संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं तो बालकों में आजकल बाल अपराध की बहुत प्रवृत्ति बढ़ गई है। बाल अपराध के साथ साथ जो बाह्य व्यवहार है, जो सोसाइटी के अंतर्गत है, विद्यालय के अंतर्गत है और परिवार के अंतर्गत है, तो इस प्रकार का व्यवहार बालक क्यों कर रहा है, तो कुछ ऐसे कारण पता करके उसका समाधान करना चाहिए ताकि इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल उपचारात्मक उसका भी होता है शिक्षण का। तो शिक्षण जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उस सब का समाधान नहीं हो सकता। तो शिक्षण के लिए शिक्षक को मेन रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि वह अपने बालकों में इस प्रकार की सिचुएशन ही ना क्रिएट होने दें, और साथ ही जब उनको कुछ कारणों का पता लगाना हो कि बालक इस प्रकार का असंगत व्यवहार क्यों कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों चोरी कर रहा है, या क्यों इतने झगड़ालू या क्रोधी प्रवृत्ति का है, तो ये सब टेस्टिंग के माध्यम से पता करके उनके कारणों का निदान करेगा।
निदानात्मक टेस्टिंग के द्वारा और फिर उसका उपचार करने का प्रयास करेगा। तो उसी के माध्यम से बालकों को क्या होगा, आगे जाकर स्वयं के अंदर जो प्रॉब्लम है या जो गलतियां हैं उसके मिसबिहेव की वो पता चलेगी और इसी से उसकी स्वानुभूति का विकास होगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है छात्रों के कार्यों एवं व्यवहार को अधिक महत्व देना। तो हम अधिक महत्व देने से मतलब कि छात्र जो भी कार्य और व्यवहार कर रहे हैं उनको एप्रिशिएट देना, उनके कार्य को इम्पोर्टेंस देना कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो। अगर इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा और ये मोटिवेशन फिर आगे जाकर के क्या है, बालकों की स्वानुभूति के विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही उनके बिहेव में अगर मिसबिहेव या अच्छा बिहेव है तो उसको भी क्लासरूम में बालकों के सामने समय समय पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उसे कोट करना, ताकि बालक में उस प्रकार की एक तरह से पॉजिटिविटी का संचार हो और अपने इसी कार्य और व्यवहार को वो आगे जाकर कंटिन्यू बना सके। फिर उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवस्था, यानी जो क्लासरूम की टीचिंग है वो इस प्रकार की हो जो चाइल्ड सेंटर हो, बालकों को मेन सेंटर करते हुए शिक्षण का नियोजन हो, टीचिंग एड का सिलेक्शन हो, मूल्यांकन की प्रक्रिया हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो, वो सारी क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, ताकि बालक को ऐसे अवसर मिल सके, बालक अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, अधिगम अच्छा कर सके और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि से भाग ले, ताकि वह अपने स्वयं की पहचान कर सके, उसके अंदर सेल्फ परसेप्शन का विकास हो सके। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट्स भी इस प्रकार हैं। अब नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका एक सुविधा दाता के रूप में, यानी शिक्षक क्या हो, पहले परंपरागत शिक्षा का स्वरूप था, परंपरागत रूप में ट्रेडिशनल वे था, उसमें शिक्षक क्या था, शिक्षक डोमिनेट एजुकेशन में कह सकती हूँ, क्योंकि शिक्षक जो करा रहा है वो बालकों को उसकी कॉपी करनी है और उसी मंत्रों श्लोकों का उसको स्टडी करनी है और उसने जो निर्देश जो अपने नियम और अनुशासन लागू किए हैं उसका पूर्णतः पालन करना स्टूडेंट के लिए आवश्यक था। लेकिन आज के समय में जब परिवर्तनशील हमारी शिक्षा हो गई है और अभी की स्थिति में शिक्षक को क्या कहा गया है, एक फैसिलिटेटर, जैसा कि पहले के स्टेप में भी मैंने बताया पॉइंट्स के अंतर्गत कि फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदान करना। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि शिक्षक एक ऐसा वातावरण क्रिएट करे जिसमें बालक अपने अंतर्निहित जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास कर सके और स्वतंत्रतापूर्वक अधिगम कर सके। तो एनसीएफ की इस आधार पर शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की हो गई है जो स्टूडेंट को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को इस प्रकार से सुनिश्चित करे, प्लानिंग करे ताकि बालकों पर वो बोझ जैसी ना लगे,
बालक अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रुचि के अनुसार अपनी इच्छा से उस कार्य को करे। और इसके लिए शिक्षक क्या है, एक वातावरण निर्मित करने का एक रूप है। तो और जब शिक्षक इस प्रकार का रोल प्ले करेगा तो निश्चित ही बालक को अपने अंतर्निहित प्रतिभाओं को विकास करने का अवसर मिलेगा, जो उसके स्वानुभूति के विकास के लिए आवश्यक है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान। अब व्यक्तिगत व्यवहार, तो व्यक्तिगत व्यवहार बेसिकली टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए आवश्यक है। जब वो अपने सेल्फ के द्वारा किए गए कार्य और व्यवहार का जब एनालिसिस करेगा, अटेंशन देगा, तो अपने अंदर कार्य और व्यवहार के ऑब्जर्वेशन के बाद, अटेंशन के बाद वो अपने अंतर्गत जो कमियां हैं पर्टिकुलर उस स्थान की, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा और उसके बाद अपने अंदर जो छुपी प्रतिभाएं हैं उसको पहचान होगी और उसको निखारने का प्रयास करेगा, और यही उसके सेल्फ परसेप्शन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। अब शैक्षिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति जब विद्यालय के द्वारा स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी, और ये शैक्षिक आवश्यकता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी हो, क्लासरूम अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर हो, और फैन वगैरह की या टेबल कुर्सियां दरी पट्टी जिसकी भी जो व्यवस्था अच्छी हो, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी चल सके। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं इस प्रकार की हो, उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए वो विद्यालय उपलब्ध कराए, और इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए आवश्यक है वो रिसोर्सेस विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए जाए, ताकि जो व्यक्तिगत और जो शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तभी बालक क्या है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अपनी स्वानुभूति का विकास कर सकेगा, अपनी क्षमताओं को पहचान कर सकेगा। फिर है छात्रों के व्यवहार का विश्लेषण। अब ये छात्रों के व्यवहार का जो विश्लेषण है, ये बेसिकली जो टास्क है वो शिक्षक द्वारा संपादित किया जाता है, ताकि शिक्षक जब इस व्यवहार का विश्लेषण करें तो जो नेगेटिव बिहेव है उसके कारणों को जान करके उसके उपचार करें, और उसके बाद सही पॉजिटिव बिहेव बच्चों को बताएं, ताकि आगे जाकर के वो एक समाज में, एक क्लासरूम सिचुएशन में एक अच्छा बिहेव करे, और ये अच्छा बिहेव आगे जाकर उसकी स्वानुभूति का विकास करेगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम संप्रेषण। सर्वोत्तम संप्रेषण के लिए उचित संवाद का होना आवश्यक है, और उचित संवाद के लिए सबसे पहले उचित संवाद के माध्यम से ही हम बालकों की मनस्थिति का पता कर सकते हैं कि बालक किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, सोच रहा है, और उसके अंतर्निहित क्या सोच चल रही है, उसको फिर शिक्षक पॉजिटिव वे में ला करके उसकी स्वानुभूति का विकास कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है उचित संप्रेषण, उचित पृष्ठपोषण, पोषण की व्यवस्था। अब बालक जब अच्छा व्यवहार कर रहा है तो डेफिनेटली शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे समय समय पर फीडबैक प्रदान करना चाहिए, ताकि उसका पॉजिटिव बिहेव जो है आगे जाकर उसी प्रकार चलता है, और ये उसके स्वानुभूति के विकास के लिए आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत
प्राथमिक आवश्यकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बालकों को प्रोवाइड की जाए। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब क्वालिटी वाली होगी तो जो स्टूडेंट हैं उनका सर्वांगीण विकास होगा, और इस सर्वांगीण विकास के साथ साथ जो सरकार द्वारा जो फुल एनरोलमेंट के, फुल अटेंशन रिटेंशन के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो पूर्ण हो सकेंगे। और ये क्वालिटी पूर्ण जो एजुकेशन है बालकों के सर्वांगीण विकास करेगी, और ये सर्वांगीण विकास ही आगे जाकर के बालकों की स्वानुभूति का विकास करेगा। अब आज का असाइनमेंट आपका वो इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्वानुभूति के विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब इसका आंसर जो है आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 क्लास बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर जाते समय सदा फेस को लगा करके मास्क डालना, और फेस का जो मास्क है वो सदा अपने मुंह और नाक को ढका हुआ होना चाहिए। 2 फीट सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं, और अगर खांसी छींक या छींकते समय अपने जो कपड़ा है या फिर टिश्यू पेपर है इनका इस्तेमाल करें और इसे प्रॉपर डस्टबिन में फेंकें। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या बुखार के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बनाकर लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।